नमस्कार और स्वागत है इस डीप ड्राइव में। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं वंदे भारत एक्सप्रेस की, भारत की अपनी सेमी हाई स्पीड ट्रेन। हाँ बिल्कुल, काफी चर्चा में रही है ये। हमारे पास कई सारे स्रोत हैं जो इसकी पूरी कहानी बताते हैं, मतलब कैसे बनी, क्या टेक्नोलॉजी है इसमें, और हाँ, इसका असर क्या पड़ा है सफर पर, यात्री क्या महसूस करते हैं। चुनौतियां भी हैं कुछ और आगे के प्लान्स भी। सही। तो हमारा मिशन यही है कि समझें कि भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण में वंदे भारत का रोल क्या है। ये सिर्फ एक तेज ट्रेन नहीं है ना? ये मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भरता की भी एक कहानी है। हाँ, 2019 में जब ये लॉन्च हुई थी, तो चलिए शुरू करते हैं इसकी परतों को खोलना। हाँ, तो इसकी शुरुआत काफी दिलचस्प है। देखिए, पहले कोशिश हुई कि विदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेनें लाई जाएं। अच्छा। हाँ, पर उसमें ना लागत बहुत ज्यादा थी और फिर रख रखाव की भी अपनी दिक्कतें थी। तो फिर तो भारत ने एक बड़ा फैसला लिया, मेक इन इंडिया के तहत हम खुद अपनी ट्रेन बनाएंगे। और वो बनी ट्रेन 18। बिल्कुल, चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आईसीएफ ने इसे बनाया, ट्रेन 18 नाम से। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी। अच्छा। ये टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की एक सोची समझी रणनीति थी, एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक। और पहली ट्रेन चली 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी। हाँ, और देखिए, जुलाई 2025 तक अब करीब 70 ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं। वाओ! और तकनीकी तौर पर क्या खास है इसमें? मैंने सुना है इंजन नहीं होता इसमें। हाँ, मतलब पारंपरिक इंजन नहीं होता, ये ईएमयू डिजाइन पर है, इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट। ईएमयू वो क्या होता है? इसमें पावर ना पूरी ट्रेन में बंटी होती है। हर कुछ कोच के नीचे मोटर लगी होती है, सिर्फ एक जगह इंजन नहीं खींचता। अच्छा, तो इसका फायदा? फायदा ये कि एक्सेलरेशन बहुत तेज होता है, मतलब रफ्तार पकड़ना। ये सिर्फ 52 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ लेती है। 52 सेकेंड? ये तो कमाल है, किसी स्पोर्ट्स कार जैसा लग रहा है। हाँ, ट्रेन के हिसाब से तो गजब है। और क्योंकि पावर बटी हुई है तो ब्रेकिंग भी बेहतर होती है, सफर स्मूथ होता है, झटके कम लगते हैं। और वो दोनों तरफ ड्राइवर कैबिन वाली बात। हाँ, वो भी ईएमयू का फायदा है। ट्रेन को डेस्टिनेशन पर पहुंचकर घुमाना नहीं पड़ता, बस ड्राइवर दूसरी तरफ जाकर चला सकता है, टाइम बचता है। वाह। रफ्तार की बात करें तो कितनी तेज चलती है? देखिए, टेस्ट में तो इसे 183 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाया गया है। 183? हाँ, पर असल में ऑपरेशनल स्पीड जो है वो चुनिंदा हिस्सों पर ही 160 किलोमीटर प्रति घंटा है मैक्सिमम। अच्छा, सिर्फ कुछ हिस्सों पर? हाँ, ज्यादातर रूट पर पटलियों की जो सीमाएं हैं या फिर ट्रैफिक होता है, उसके कारण असल स्पीड 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती है। समझ गया। और सुरक्षा, सेफ्टी का क्या इंतजाम है? सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया है। इसमें भारत का अपना ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम लगा है, कवच। कवच ये टक्कर रोकता है। हाँ, ये बेसिकली सिग्नल जंप करने या दो ट्रेनों को आमने सामने आने से बचाने में मदद करता है। ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देता है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे हैं, फायर अलार्म सिस्टम है। और अंदर की सुविधाएं यात्रियों के लिए? अंदर तो काफी आधुनिक सुविधाएं हैं। एग्जीक्यूटिव क्लास में घूमने वाली सीटें हैं, वाईफाई की सुविधा है, हालांकि इसकी कनेक्टिविटी को लेकर कुछ शिकायतें आई हैं। बायो टॉयलेट हैं, दिव्यांग यात्रियों के लिए भी खास इंतजाम है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसका असर सफर के टाइम पर कितना पड़ा है, कुछ उदाहरण है? हाँ बिल्कुल, असर तो साफ दिखता है। जैसे दिल्ली वाराणसी रूट पर सफर का टाइम करीब 15% कम हो गया। 15%? ठीक है। और दिल्ली कटरा मतलब वैष्णो देवी वाला रूट, उस पर तो करीब 40% तक समय कम हुआ है। 40%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये एक बड़ी बचत है यात्रियों के लिए। ये ट्रेनें न सिर्फ बड़े शहरों को जोड़ रही हैं, बल्कि जैसा आपने कहा कटरा जैसे धार्मिक स्थल और दूसरे औद्योगिक केंद्रों को भी कनेक्टिविटी दे रही हैं। पहले शायद ये सोचा गया था कि शताब्दी और राजधानी की जगह लेंगे। हाँ, शुरुआत में ऐसी बातें थीं, लेकिन अभी का ट्रेंड देखें तो ये ज्यादातर नए रूट पर चल रही हैं। और इनमें गोरखपुर, लखनऊ या पटना, रांची जैसे नॉन मेट्रो रूट भी शामिल हो रहे हैं। अच्छा, तो सिर्फ बड़े शहरों के लिए नहीं है ये? नहीं, कोशिश है कि छोटे शहरों तक भी इसका फायदा पहुंचे, क्षेत्रीय विकास को भी बढ़ावा मिले। लेकिन यात्रियों का अनुभव हमेशा अच्छा ही होता है या कुछ दिक्कतें भी हैं? नहीं, देखें, अनुभव मिला जुला है। सुविधाएं अच्छी हैं, स्पीड अच्छी है, ये सब तो है, पर कुछ शिकायतें भी आती हैं। जैसे कुछ यात्रियों ने कहा है कि चेयर कार में लेग रूम थोड़ा कम है। हाँ। कभी कभी रखरखाव के मुद्दे भी सामने आए, जैसे खिड़कियों के शीशे टूट जाना या कभी कभी कंपन महसूस होना। वाईफाई की दिक्कत मैंने बताई। और लागत, ये ट्रेनें महंगी तो होंगी बनाने में? हाँ, काफी। एक वंदे भारत ट्रेन बनाने की लागत करीब 100 से 115 करोड़ रुपए आती है। 100 से 115 करोड़? हाँ,
अगर आप तुलना करें पारंपरिक LHB कोच वाली ट्रेन से, जो आजकल ज्यादातर लंबी दूरी की ट्रेनों में इस्तेमाल होती है, हाँ। उसकी लागत करीब 55 करोड़ के आसपास आती है। लगभग दुगनी लागत। हाँ, करीब करीब। तो जाहिर है, जब बनाने की लागत ज्यादा है तो वंदे भारत का टिकट भी दूसरी ट्रेनों के मुकाबले महंगा है। और शायद इसमें सीटें भी कम होती हैं पारंपरिक ट्रेन के मुकाबले। हाँ, ये भी एक बात है। इसमें जो सिटिंग कैपेसिटी है वो LHB कोच वाली ट्रेन के मुकाबले करीब 35% कम है। 35% कम। हाँ, और एक और बड़ी चिंता या कह लीजिए बहस का मुद्दा है, वो है इसकी पहुंच। पहुंच मतलब ये कि ये पूरी तरह से एयर कंडीशन ट्रेन है, इसमें नॉन AC कोच नहीं होते। हाँ, ये तो है। और भारत में रेल से सफर करने वाले लगभग 90% यात्री वो नॉन AC क्लास में सफर करते हैं। 90%? हाँ, एक बड़ा तबका है वो। तो उनके लिए ये ट्रेन एक तरह से पहुंच से बाहर हो जाती है, किराए के लिहाज से भी और क्लास के लिहाज से भी। इससे कभी कभी वर्ग विभाजन जैसी बातें भी उठती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। और आपने पहले पटरियों की बात की थी, वो सबसे बड़ी चुनौती है क्या? हाँ, मेरे हिसाब से तो वही है। देखिए, ट्रेन की क्षमता है 160 किलोमीटर घंटा या उससे भी ज्यादा चलने की। लेकिन हमारे जो मौजूदा ट्रैक हैं वो ज्यादातर इस स्पीड के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। अच्छा। उन पर सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैक की मजबूती, मोड़, ये सब हाई स्पीड को सपोर्ट नहीं करते पूरी तरह। इसलिए ट्रेन अपनी पूरी क्षमता से दौड़ ही नहीं पाती ज्यादातर जगहों पर। ट्रेन तैयार है, पर रास्ता मतलब ट्रैक अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। तो भविष्य में क्या योजना है? क्या ये ट्रेनें और बढ़ेंगी और पटरियों का क्या होगा? प्लान तो बहुत महत्वाकांक्षी है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक ऐसी 800 वंदे भारत ट्रेनें हों। 800? हाँ, और 2047 तक आजादी के 100 साल पर 4500 वंदे भारत ट्रेनें चलाने का लक्ष्य है। 4500? जी, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और इसके लिए जाहिर है पटरियों को अपग्रेड करना पड़ेगा। उस पर करीब 7 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना है। ट्रैक को मजबूत करना, सिग्नलिंग सुधारना, कवच सिस्टम लगाना। और नई तरह की वंदे भारत भी आ रही है क्या? हाँ, कई तरह की। रात के लंबे सफर के लिए वंदे स्लीपर आने वाली है, शायद इसी साल दिसंबर 2024 तक पहली आ जाए। वंदे स्लीपर? अच्छा। फिर शहरों के अंदर या आसपास के लिए वंदे मेट्रो, माल ढुलाई के लिए वंदे कार्गो, और भविष्य में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली वंदे भारत पर भी काम चल रहा है। हाइड्रोजन ट्रेनें? वाह। और इनके पार्ट्स वो भी भारत में बनेंगे? हाँ, आत्मनिर्भरता पर जोर है। जैसे पहिए जो पहले आयात करने पड़ते थे, अब उन्हें बड़े पैमाने पर देश में ही बनाने की तैयारी है। कवच सिस्टम तो अपना है ही। और एक और दिलचस्प बात मैंने पढ़ी कि भारत इन्हें एक्सपोर्ट भी करना चाहता है। हाँ, ये भी एक महत्वाकांक्षा है कि 2030 के बाद जब घरेलू जरूरतें पूरी होने लगें तो इन ट्रेनों को दूसरे देशों को बेचा जाए। मतलब भारत रेलवे टेक्नोलॉजी का एक निर्यातक बनना चाहता है। वाह। तो कुल मिलाकर देखें तो वंदे भारत एक्सप्रेस भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण का, अपनी क्षमता दिखाने का और मेक इन इंडिया का एक बहुत अहम चेहरा बन गई है। इसने सफर के अनुभव को तो यकीनन बदला है। सही कहा। ये ट्रेन एक तरह से नई टेक्नोलॉजी, बेहतर कनेक्टिविटी और भविष्य की बड़ी उम्मीदों का प्रतीक है। पर यह भी सच है कि इसके सामने असली चुनौतियां भी हैं। हाँ, जैसे पटरियों की सीमाएं। हाँ, वो सबसे बड़ी है। फिर लागत का मुद्दा है, टिकट की कीमतें हैं, और ये सवाल कि क्या ये ट्रेन समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ है या नहीं। और शायद यहीं पे हम आज का ये डीप डाइव खत्म कर सकते हैं इसी सवाल के साथ कि जैसे जैसे वंदे भारत का नेटवर्क फैल रहा है, भारतीय रेलवे इन प्रीमियम, तेज सुविधाओं और जो आम यात्री है जिसकी संख्या बहुत बड़ी है, उसकी जरूरतों के बीच संतुलन कैसे बनाएगा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक समानता की दिशा का भी सवाल है। बिल्कुल, इस पे जरूर सोचना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।